एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग रहस्यमय हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। काफी सालों से वह हवेली बंद पड़ी थी। सभी को लगता था कि वो हवेली एक रहस्यमय और भूतिया हवेली है। आज तक जो कोई भी गया वो सब के सब कभी भी लौट के नहीं आए। सबके मन में डर का भय समा गया था। कोई भी जल्दी उस हवेली का नाम नहीं लिया करते थे। उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का, जो पिछड़ी जाति से आता था, उसे कहीं भी कोई काम नहीं दिए करते थे। राजू पिछड़ी जाति के वजह से वो हमेशा भूखे ही सो जाता था। उसके घर में उसकी माँ शारदा रहती थी। वो भी काफी बूढ़ी ही चुकी थी। वो चल फिर भी नहीं पाती थी। घर में ही हमेशा पड़ी रहती थी। एक दिन राजू जब मंत्री जी के पास गया काम मांगने को, जैसे मंत्री जी ने उसे देखा, जोर से उसे चिल्लाए। तू यहाँ पे क्या करने को आया है? तुझे मालूम नहीं है क्या? तुझ जैसे को यहाँ आना मना है। तू इतना गुस्ताखी किया है जो तू इस महल की ओर आया है। मंत्री जी, राजू को इतनी जोर से बोले, वो हड़बड़ा सा गया था। कुछ बोल ही नहीं पाया मंत्री जी को। डरते डरते मंत्री जी को बोलने की कोशिश की। मैं मंत्री जी यहाँ पे आपसे कुछ काम मांगने को आया हूँ। मेरी माँ कहीं दिनों से बीमार है। हम में कुछ भी काम दे देते तो अच्छा होता। तुझ जैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है। तू एक पिछड़ी जाति का है, तुझे ये बात मालूम होनी चाहिए। अभी भी खड़ा है बेशर्मी की तरह। मंत्री जी, आप ऐसा मत बोलिए। राजा के दरबार में हम जैसे लोगों को काम नहीं मिलेगा तो फिर हमें कौन काम देगा? मंत्री ने राजू की बात नहीं माना। उसे धक्का देकर भगा दिया। वो निराश होकर अपने घर की ओर लौट गया। मंत्री जी से नाराज और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आवाज को साथ में लेकर चलने वाला कोई भी नहीं था। घर पहुंचकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। बेटे, सब कुछ ठीक है ना? आज चेहरा उदास उदास सा क्यों लग रहा है? कुछ कही हुआ है क्या बेटे? नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो एकदम सही हूँ। मुझे क्या हो सकता है जब तुम हो मेरे साथ में? हाँ बेटा, तुमने सही कहा। तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ में। भला कौन तुम्हें क्यों कुछ कर सकता है? राजू कैसे भी करके अपने आंसू को रोकने की कोशिश की। उसका मन उदास और बेचैन भी था, क्योंकि उसे पूरे गांव में कोई काम नहीं दिए करते थे। गांव के सेठ भी गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को अपने घर के बाहर खड़े नहीं किए करते थे। सारे गांव वाले इन लोगों से हमेशा परेशान रहने लगे थे। कई साल पहले राजा ने पड़ोस की राजकुमारी से विवाह किया हुआ था। पड़ोस की राजकुमारी मीनाक्षी, जो काफी सुंदर और मनमोहक जैसी थी। कोई भी उसे एक बार देख लेता था, उसके प्यार में पागल हो जाता था। राजा ने भी उसे एक बार एक संगीत में देखा था। उसे देखते ही अपना दिल हार बैठे। उन्होंने निश्चय किया कि हम इनसे दूसरा विवाह करेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। उसे महल में लाए तभी बड़ी रानी उसे देखकर गुस्सा हो गई। कुछ महीने पहले ही रानी को एक राजकुमार हुआ था। राजा ने रानी को बिन बताए दूसरी शादी करके लाए थे। बड़ी रानी राजा से काफी नाराज और गुस्सा भी थी। अब मेरी जगह कोई और बैठेगा। कुछ दिन बाद ही बड़ी रानी और छोटी रानी में बहस होने लगा। छोटी छोटी बातों पर राजा भी दोनों रानियों से काफी परेशान होने लगे थे। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा, तुमने मेरी जगह लेकर बहुत गलत की हो। मेरे से मेरे पति को भी अलग कर दी हो। दीदी, आप गलत बोल रही हो। हमने आपके पति को थोड़ी ना अलग किए हैं। वो तो हमें भी शादी करके लाए हैं इस महल में। हम भी तो उनकी पत्नी हुए। इसमें अलग करने की क्या बात थी? जैसे कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है।
और ये मेरा हार तुमने क्यों पहना है? ये तो मुझे राजा जी ने विवाह के समय दिया था। तुम इसे कैसे पहन सकती हो? मुझे दो, ये मेरा है। क्या हुआ दीदी, हमें तो महाराज ने दिया है इसे पहनने को। आपको चाहिए तो कल हमसे ले लेना, अभी तो हम पहनेंगे ये हार। दोनों रानियों में बहस होने लगी। राजा भी इन दोनों से ज्यादा परेशान होने लगे थे। अगले दिन राजा ने दोनों को अपने कक्ष में बुलाकर बोला, मैं आप दोनों से परेशान हो चुका हूँ। आप दोनों अब बस कीजिए झगड़ना। आपने हमसे धोखा करके दूसरी शादी कर लिए और उसे महल में भी लाए और उसे मेरे हार भी दे दिया पहनने को। ये तो पहले ही सब कुछ मुझसे छीन चुकी है। आप दोनों का अब बहुत हुआ। मैं आप दोनों को आज से अलग रखूंगा। बड़ी रानी आप इस महल में रहेंगी और छोटी रानी उस नदी के उस पार शाही महल में। इतना सुनते ही बड़ी रानी पागल हो गई राजा पर। महाराज, आप वो महल कैसे दे सकते हो? वो महल तो राजकुमार का है, उसे आप कैसे देंगे? ये तो नाइंसाफी है ना। रानी, अभी तो राजकुमार काफी छोटा है। उसके लिए इससे भी अच्छा और बड़ा शाही महल बनवा देंगे। आप चिंता मत करो। राजा की बात बड़ी रानी को पसंद नहीं आई। वो अपने बेटे का हिस्सा किसी और को कैसे दे सकते हैं? हम छोटी रानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बड़ी रानी वहां से चली गई अपने कक्ष में। अगले ही दिन बड़ी रानी ने रात के खाने में जहर मिलाकर छोटी रानी को दे दिया। छोटी रानी अपने कमरे में खाकर उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद बड़ी रानी ने छोटी रानी कमरे में गई। उन्होंने देखा कि छोटी रानी की मौत हो गई। वहां से चली गई 2 सिपाही को बुलाने को। आप दोनों जाओ, छोटी रानी के कमरे में उनकी लाश को थी खाने लगा देना, उस शाही हवेली में। तुम दोनों अच्छे से सुन लो, इसे कोई भी देख न ले। जल्दी से इसे शाही हवेली में जाकर इन्हें दफना दो। अंधेरी रात है, जल्दी से इसे लेकर जाओ। दोनों सैनिक ने छोटी रानी के कमरे में गए, उनको उठाकर चल पड़े। सबसे बच बचाते हुए दोनों सैनिक गांव के किनारे से होकर जाने लगे। कुछ देर बाद उस नदी के पास पहुंचकर रानी को नाव में रखकर नदी के उस पार के लिए रवाना हो गए। नदी से होते हुए दोनों जा रहे थे। कुछ ही देर में नदी के किनारे पहुंच गए। रानी को उठाकर शाही हवेली की ओर चल पड़े। रात भी काफी हो गई थी। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। सुनसान जंगल और उनके पैरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। वो सब अपनी ही पैरों की आवाज से डर रहे थे। कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ना? एक सैनिक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। हवाएं चलने लगीं और तूफान उठने लगा। वो दोनों डर के मारे कांप रहे थे। वो दोनों हवेली के अंदर पहुंच गए। तभी अचानक से बारिश आ गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को बोला, आज मौसम तो काफी अच्छा था, बारिश की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमें इसे यहीं पे छोड़ के चले जाना चाहिए। कल सुबह आकर हम इसे दफना देंगे। ठीक है, अभी इसे जल्दी से रखकर चलो। महल की ओर कहीं बारिश और जोर से हो गई तो कहीं हम दोनों यहीं फंस ना जाएं। सैनिक ने छोटी रानी की लाश को वहीं पे रखकर महल की ओर चल पड़े। सुबह होते ही फिर से दोनों सैनिक आए, उसी हवेली में छोटी रानी को दफनाने को। जैसे वो दोनों उस हवेली के अंदर कदम रखा, तभी अचानक से जोर से हवा चली। दोनों कुछ दूर पीछे जा गिरे। दोनों के दोनों घबरा गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ में? फिर से उठकर दोनों उस जगह पे चले गए जहां रानी को रखा था। इधर इन सब को रानी नहीं मिली। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रानी गई तो कहाँ गई? हम दोनों तो इधर ही छोड़ के गए हुए थे। इधर तो रानी है ही नहीं, अब इन्हें कहाँ ढूंढे? हम दोनों तो इनको यहीं पे रखकर चले गए थे, फिर कहाँ रानी की लाश चली गई। मुझे क्या मालूम है, हम दोनों तो साथ में महल की ओर निकले थे। कहीं किसी को रानी की लाश मिल गई हो, फिर तो राजा हम दोनों को मार देंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक उनके सामने वही छोटी रानी आकर खड़ी हो गई। पर अब वो वैसी नहीं थी।
उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल लाल। रानी साहिबा, आप तो मुझे क्यों मारा गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो बस हुक्म मान रहे थे, बड़ी रानी का। हमें माफ कर दीजिए हमें। रानी की आत्मा चुपचाप उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों सैनिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। तभी हवा एकदम तेज हो गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अब इस महल में जो कोई आएगा, अब वो नहीं बचेगा। मैं सबको मार के रहूंगी। तभी अचानक एक जोरदार चीख के साथ रानी वहां से गायब हो गई। एक दिन राजा और मंत्री दोनों राज दरबार में बात कर रहे थे, खजाने का दरवाजा खोलने के लिए। मंत्री जी, हमें इस साल भी प्रजा को शाही खजाने में से सबको देना है। आप बताइए हमें किस दिन वो दरवाजा खोले। महाराज, इस साल तो मुझे नहीं लगता है हम इस राज्य को इस साल खजाना दे पाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास तो थोड़े बहुत खजाना बचा हुआ है। हम इन्हें दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बात कर रहे हो मंत्री जी? इस बार हम राज्य के लोगों को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरे राज्य को पता चल गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। दूसरे राज्य के राजा हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। आपकी बात तो सही है महाराज, हमारे पास इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। राज्य में बोलने को एक काम हो सकता है। क्या मंत्री जी, ऐसा कौन सा काम है जो इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके और हमारे इज्जत भी बच सके? कोई उस शाही हवेली में जाए, वहां से खजाना लेकर आए तो हमारा काम हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मंत्री जी, आप क्या बात कर रहे हैं? उस हवेली में जो भी गया है वो सब आज तक कभी भी लौट के नहीं आए। कई लोगों से तो सुना है उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है और हर रात को रानी जैसे कपड़े पहनकर घूमती है। इतना बड़ा जोखिम इस राज्य के लोगों में नहीं है जो कदम उठा सके। महाराज, हमें भी मालूम है। हम सभी को बोलेंगे, जो कोई वहां से लाकर देगा हम उसे 1000 सोने की अशर्फियां देंगे। उन सब में से कोई तो होगा जो उस महल में चला जाए। आपकी बात तो सही है। जब से छोटी महारानी इस महल को छोड़ के गई है, तब से यह हवेली सुनसान लगती है। हमने उन्हें तो वही महल दिया था, आज तक उनका कोई पता भी नहीं चला। महाराज, इस बात को जाने दो, जो आगे है उसे ध्यान दो। अब भी तो हमें गांव वालों के बारे में सोचना होगा। मंत्री जी, आप सारे गांव में बोल दो, राजा ने सबको बुलाया है महल में। मंत्री वहां से चले गए गांव की ओर। गांव के बीचों बीच में पहुंचकर सबको एक जगह पे इकट्ठा करके बताने लगे। सब गांव वालों सुनो, कल महाराज ने सबको बुलाए हैं महल में। सभी को आना है। महाराज को एक बहुत जरूरी काम है तुम सबसे। जो कोई उस काम को अंजाम देगा, महाराज उसको 1000 सोने के सिक्के देंगे। सभी लोग आपस में बात करने लगे, महाराज को ऐसा कौन सा काम है जो इतने सारे सोने के सिक्के दे रहे हैं। उन सभी के बीच में राजू भी था। वो भी सोच रहा था, अगर ये काम में कर दिया तो महाराज से मैं एक ही चीज मांगूंगा, हमें भी सबकी तरह अधिकार मिलना चाहिए। सब लोग कल का इंतजार कर रहे थे। राजू भी अपने घर पहुंचकर वो भी सुबह होने का इंतजार में था। कब सुबह हो, कब मैं महल में जाऊं। सुबह होते ही सब लोग महल के अंदर खड़े थे, उनमें राजू भी था। सब लोग महाराज की तरफ देख रहे थे। राजा ने हमें किस काम के लिए निमंत्रण दिए थे, बेशब्री से हम सब सुनने के लिए खड़े थे। तभी महाराज ने बोले, आप सबको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप सब में से कोई भी नदी के उस पार जो शाही हवेली है, हवेली में जाकर शाही खजाना ला सके। वो खजाना आखिरी मंजिल पर है, जो कोई लाएगा हम उसे इनाम देंगे। सब लोग इतना बात सुनते ही उनके होश उड़ गए। राजा ने ये क्या बोल दिया है, उस हवेली में जाने को? महाराज, आपको मालूम है कि नहीं, वो महल एक चुड़ैल के कब्जे में है। जो कोई वहां गया है आज तक कभी भी लौट के नहीं आए। हमें धन चाहिए, लेकिन हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं जो वहां जाकर मौत का दावत खुद दे। हम सब जा रहे हैं घर की ओर।
सब लोग वहां से चले गए घर की और लेकिन राजू वहीं पे खड़ा रहा। एक ही जगह पे वो सोच में डूबा हुआ था। तभी मंत्री और महाराज दोनों राजू की ओर देखने लगे। ये क्यों खड़ा है? इसे तो चले जाना चाहिए था, फिर ये अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? अरे राजू बेटा, तुम अभी भी खड़े हो, गए नहीं इनके साथ में? नहीं मंत्री जी, मैं ही सोच रहा था कि मैं वहां चला गया तो कितना अच्छा होगा मेरे लिए। राजू की बात सुनकर दोनों लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए थे। ये क्या बोल रहा है? अभी तो सारे गांव वाले बोल के गए हमें वहां जाकर नहीं मरना है, फिर ये क्यों जाना चाहता है? तुम सही बोल रहे हो ना? तुम्हें मालूम है ना सब लोगों ने क्या बोला है? अभी जो कोई वहां गया है वो सब कभी भी लौट के नहीं आए आज तक। क्या तुम सही में जाना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं उधर जाऊंगा, उस शाही हवेली में। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी एक बूढ़ी माँ है, आप उनका ख्याल रखना। मेरे सिवाय उनका कोई भी नहीं है। ठीक है राजू, अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी माँ का ख्याल रखूंगा, और आपको कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको जो बोला हूं वो सब दे दूंगा। महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना है तो आप हम पिछड़ी हुई जो जाति है उनको सम्मान देना, ताकि वो सब भी सबकी तरह अधिकार मांग सके और हर जगह उनको काम मिल सके। ठीक है राजू बेटा, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। आज रात को आप वहां चले जाना। ठीक है महाराज, मैं आज रात को निकलता हूँ। राजू वहां से चला गया गांव की ओर। लेकिन अब असली डर तब शुरू हुआ जब राजू ने उसी हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों की बातें सुनकर राजू के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। उसे लगा कि अगर इस हवेली का रहस्य सुलझ जाए तो शायद वो गांव में अपनी एक पहचान बना पाएगा। उसी रात राजू चुपचाप अपने घर से निकला, माँ को सोता हुआ छोड़कर, और सीधे उस वीरान हवेली की ओर बढ़ गया। राजू जल्दी से उस नदी के पास पहुंचकर नाव में बैठकर उस हवेली के पास जाने लगा। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में नदी के उस पार पहुंच गया। नाव से उतरकर हवेली की ओर बढ़ते जा रहा था। रात का अंधेरा और चारों तरफ कोहरा दिख रहा था। सन सन करती हुई हवाएं, चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। राजू को डर की वजह से उसे पसीने भी आ रहे थे। उसकी पैरों की आवाज इतनी जोर से आ रही थी जैसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। पीछे मुड़ के देखता था तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर कैसी आवाज आ रही थी? शायद ये मेरा वहम हो। फिर से आगे आगे बढ़ते जा रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। ये कैसी हवाएं चल रही हैं, जैसे किसी ने मुझे छू कर निकल गया। मुझे तो डरने की कोई बात नहीं, बस एक रात की ही तो बात है इस हवेली में। हवेली को देखते ही राजू उसे देखते रह गया। ये कितना डरावनी हवेली है और ठंड हवाएं भी चल रही हैं। लगता है मैं यहाँ आकर कहीं गलती तो नहीं कर बैठा हूं ना। मैं तो यहाँ आ तो गया हूँ, अब पीछे भी नहीं हट सकता हूँ। आज रात की ही तो बात है, जल्दी से मैं उस खजाने को ढूंढकर यहाँ से चला जाता हूँ। राजू आगे बढ़ते हुए हवेली के अंदर जाने लगा। उसने कांपते हाथों से हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला और सामने एक लंबा अंधेरा और राज दरबार नजर आया। हर कोने से धूल उड़ रही थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर टूटे हुए खिलौनों जैसे निशान पड़े थे, मानो वहां कभी किसी बच्चे ने खेला हो। राजू ने अपने हाथ में जलती हुई मशाल उठाई और अंदर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, हवेली की हवा और भी भारी होती गई। ये हवा इतनी भारी क्यों होने लगी, जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा हो? ये हवेली इतना डरावनी है,
इसलिए यहाँ पे कोई आना भी नहीं चाहता है। कोई झूठ तो नहीं बोला है ना खजाने के बारे में? देखता हूँ कहीं चोर और तो नहीं है ना, जो उसे चुराने के लिए ये अफवाह फैला दिए हुए है। यहाँ पे तो चुड़ैल रहती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था, गलियारों से होकर जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक जगह पे ढेर सारे कंकाल पड़े थे। उसे देखकर डर गया। ये तो सच में भूत या हवेली है। मैंने सच में यहाँ आकर गलती कर दी। इतने सारे कंकाल पड़े हुए हैं, लगता है सबको मार कर यहीं पे रखी है। आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में आखिरी मंजिल पे पहुंचकर कमरे को ढूंढने लगा। वो खजाना कहाँ रखा हुआ है। हर कमरे में जाकर खजाने को ढूंढने लगा। उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। तभी उसने एक दरवाजा देखा। वो काफी अजीब और डरावनी सी लग रही थी। उस दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ था। तुम्हें इधर आना नहीं चाहिए था। राजू उस दरवाजे के पास चला गया। उसने देखा उस दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है। उसे नजरअंदाज किया, उस दरवाजे को खोला। जैसे वो अंदर बढ़ा, उसने देखा कि खजाना वहीं पे है। उसे देख के राजू खुश हो गया। जैसे कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक से जोर सी हवा चली। राजू को चुड़ैल ने ऊपर से नीचे फेंक दी। जोर से राज दरबार में गिर गया। उसे काफी चोट भी आई। कौन मुझे जोर से नीचे फेंका? उस कमरे में तो हवा का एक कतरा भी नहीं था। फिर किसने मुझे फेंक दिया? तभी उसके सामने चुड़ैल आके खड़ी हो गई। उसे देख के काफी डर गया था। उसकी आंख लाल और चेहरा सफेद। रानी की वस्त्र में वो आकर खड़ी हो गई। काफी भयानक और डरावनी दिख रही थी। तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम नहीं है जो कोई इस हवेली में आया है, मैंने उसे मार दी हूँ। तुमने देखा नहीं मैंने कितने लोगों को मारी हूँ। अब तुम्हें भी मरना होगा, सबकी तरह। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं तो यहाँ पे राजा के आदेश से आया हूँ, खजाना लेने को। आप हो कौन जो सबको निर्दय की तरह सबको मार रही हो? मैं उसी राजा की छोटी रानी हूँ। बड़ी रानी ने मुझे धोखे से मार दिया और 2 सैनिकों ने मुझे यहाँ पे लाए थे दफनाने को। वो सब मुझे दफना नहीं पाए, मुझे यही छोड़ के चले गए। तब से मैं यहीं पे भटक रही हूँ। तुम मुझे सिखाओगे मैं कैसे मारूं सबको? मुझे भी इसी तरह मारा गया था, इसलिए मैं अपना बदला सबसे लूंगी। मैं राजा को भी नहीं छोड़ूंगी। उनके वजह से मैं मारी गई हूँ। उनकी वजह से आप क्यों मारी गई हो? उनकी क्या गलती है? वो तो एक अच्छे और साफ दिल के राजा है, सबको हमेशा मदद करते हैं हर वक्त। छोटी महारानी राजू की बात नहीं मानी, उसको मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। उसको छू नहीं पाई, पीछे हट गई। तुम इसे उतार कर फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी अभी। राजू सब कुछ समझ गया। ये मुझे क्यों नहीं छू पाई है। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकती हो इस माला की वजह से। अब तुम्हारा आतंक बहुत हुआ। तभी अचानक से गायब हो गई। अगर मुझे रानी की आत्मा को नष्ट करना है तो पहले मुझे उनकी लाश को जलाना होगा। मुझे तो कोई भी कमरे में नहीं मिला उनकी कंकाल। फिर कहाँ हो सकता है? फिर कहाँ होगा उनकी कंकाल? शायद उसी कमरे में हो जहाँ खजाना है। तभी तो मुझे वहाँ पहुँचते ही फेंक दी। हाँ, उसी कमरे में मुझे जाकर ढूंढना होगा। राजू फिर से मशाल उठाकर वापस उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। कैसे भी करके वापस उस कमरे में पहुंच गया। चारों तरफ ढूंढने लगा। तभी उसे एक जगह पे रानी की कंकाल मिला, जो एक कोने में पड़ा हुआ था। जैसे आगे बढ़ना चाहा, तभी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम फिर से आ गए मरने को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानी आगे बढ़ी। तभी राजू अपने गले से माला निकालकर फेंक दिया। तभी उसको जोर से धक्का दी। उसके हाथों से मशाल गिर गया। रानी उसका गला पकड़कर तभी राजू ने
पैर से मशाल को लात मारी। मशाल जाकर उस कंकाल के पास गिर गया। कुछ ही देर में कंकाल जलकर राख में बदल गया। रानी भी धुआं के जैसे उड़ गई। कुछ देर बाद राजू सारा खजाना लेकर वहां से निकल पड़ा महल की ओर। नाव से होकर नदी के उस पार जाने लगा। कुछ ही देर में नदी के उस पार पहुंच गया। मंत्री और राजा दोनों वहीं पे खड़े थे। राजू के इंतजार में राजू नाव से उतरकर राजा को सब बात बताने लगा। महाराज, उस हवेली में जो चुड़ैल थी वो आपकी छोटी रानी की आत्मा थी। कई सालों से मुक्त नहीं हुई थी और उनको बड़ी रानी ने खाने में जहर डालकर मार दिया। सैनिकों के हाथों से उधर दफनाने को भेजा, लेकिन बारिश की वजह से वो सब वहीं रखकर चले गए। दूसरे दिन उन सबको वहां नहीं मिली। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। मैंने उनकी कंकाल को जला दिया। अब उधर कुछ भी नहीं है। आज से वो हवेली एकदम सुरक्षित है। इतना बात सुनते ही राजा के आंखों में आंसू आ गए। ठीक है राजू, तुमने अच्छा काम किया है। ये लो तुम्हारा इनाम जो मैंने तुम्हें बोला था। राजा ने राजू को सोने की पोटली दी। उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। अब हर कोई पिछड़ी जाति को भी सम्मान देने लगे। ये सब देखकर राजू खुश हो गया। उसकी मेहनत सफल हुई। अब कोई भी किसी से दूर व्यवहार नहीं करता।